जो लीनियर मोशन होता है उसमें फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। या नॉन टेक्निकली अगर मैं आसानी से समझने के लिए बात करूं तो आप यूं समझ सकते हैं कि लीनियर मोशन में फोर्स जो है वो मोशन को ऑब्जेक्ट को मूव कराती है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हम बात करें एंगुलर मोशन की, तो एंगुलर मोशन में टॉर्क वही काम कर रहा होता है जो फोर्स लीनियर मोशन में कर रही होती है। यानी कि रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें टॉर्क की जरूरत होती है। बच्चों, जब रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है तो हमने रिलेट करना है अब न्यूटन सेकंड लॉ। हमारा जो अभी जो हमने टॉपिक स्टार्ट कर लिया है यह है न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन। यानी कि हमने लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन को आपस में रिलेट करना है। बच्चों, हमने देखना है कि लीनियर मोशन में फोर्स और एंगुलर मोशन में टॉर्क, ठीक है, इन दोनों को हम किस तरह से आपस में रिलेट कर सकते हैं, इनका कंपैरिजन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों, यहां पर हमारे पास एक सिंपल हमने एक सिस्टम लिया है। उस एक सिंपल सिस्टम की मदद से हम न्यूटन सेकंड लॉ लिखेंगे फॉर रोटेशन। इससे पहले जो आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है, न्यूटन सेकंड लॉ, उसमें हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू एम ए। इसमें ये क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करती है। अब इसी लॉ को हमने दोबारा से लिखना है, लेकिन किस मोशन के लिए? एंगुलर मोशन के लिए या रोटेशन के लिए। ठीक हो गया? तो बच्चों, हमारे पास जो सिस्टम है यहां पर, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ये जो ये ब्लू आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक रॉड है। ये हमारे पास एक रॉड है और ऐसा रॉड है जिसका मैस नहीं है। ठीक है, मतलब आइडियल केस हमने यहां पर सपोज किया है कि ये एक मैसलेस रॉड है। इस रॉड के एक एंड को हमने यहां फिक्स किया हुआ है। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो रॉड के एक एंड को हमने अपने सिस्टम के, हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के साथ फिक्स किया हुआ है और रॉड के दूसरे एंड पर आपको ये जो ग्रीन कलर है इसमें नजर आ रहा है एक मैस अटैच किया हुआ है। ठीक हो गया? ये हमारा पूरा सिस्टम है। बच्चों, अब यहां पर एक फोर्स लग रही है इस मैस के ऊपर। अच्छा, यहां पर एक और बात भी आप सुनते चलें। ये देखें, ये इस तरह से है, ये रॉड है हमारा और ये मैस लगा हुआ है और यहां से रॉड जो है वो फिक्स है। ठीक है, अगर ये रॉड इस तरह से रोटेट करता है तो रॉड के रोटेट करने से ये जो मैस है, ये मैस एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। इसके अलावा ये कोई और मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता, ये वाला मैस। ठीक है बच्चों, जिस तरह हमारा जो मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा कि सर्कुलर मोशन में और एंगुलर मोशन में क्या फर्क होता है। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप खाली इस मैस के मोशन को देखेंगे तो ये मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे। तो खाली इस मैस का मोशन क्या है? सर्कुलर। लेकिन अगर ये रॉड और मैस इस पूरे सिस्टम का मोशन देखें तो फिर वो क्या होगा? वो एंगुलर होगा, क्योंकि रॉड इस तरह से मूव करेगा तो पूरे सिस्टम का जो मोशन है वो एंगुलर होगा, लेकिन खाली इस मैस का जो मोशन है वो सर्कुलर होगा। ठीक हो गया? तो बच्चों, अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बना लीजिए। ठीक है, आपको पता है कि हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बना लीजिए। ये फोर्स एंगल थीटा बना रही है इस रॉड के साथ। इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बना लीजिए। ठीक है, एक इसका ये वाला कंपोनेंट है, एक ये वाला कंपोनेंट है। जो थीटा के बिल्कुल सामने है ये वाला, ये है जी इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये है इसका रेडियल कंपोनेंट। बच्चों, जिस तरह एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट होता है, यहां पर ये एक्स कंपोनेंट नहीं है, ये रेडियल कंपोनेंट है। यहां पर ये वाई कंपोनेंट नहीं है बल्कि ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। टेंजेंशियल क्यों है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो सर्कल है उसके ऊपर टेंजेंट की डायरेक्शन में है। जिस तरह सर्कल के ऊपर टेंजेंट होता है ना, तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे जैसे सर्कल के ऊपर टेंजेंट होता है, इसलिए इसको हम कहेंगे टेंजेंशियल। अब एक छोटी सी बात मुझे आप बता दें, बस आप ये मुझे बताएं कि
इस मैस को सर्कुलर पाथ पर मूव करवाने के लिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यहां पर एक्टिव है? सोचें अपने जहन में, वीडियो को चाहे पॉज कर लें आप और उसके बाद मुझे आंसर दें। बड़ा सिंपल है, जो ये वाला कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट, ये तो रॉड को या इस मैस को इधर को खींच रहा है, तो ये तो सर्कल में मूव नहीं करवाएगा। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये देखें यूं, ये देखें यूं, जो ये वाला कंपोनेंट ये मूव करवाएगा सर्कल में, ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। तो बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ को हम अब लिख सकते हैं यूं करके, फोर्स कौन सी यहां पर कौन सा कंपोनेंट है? टेंजेंशियल कंपोनेंट। और जो एक्सेलरेशन होगा इसमें प्रोड्यूस, सिर्फ इस मैस की बात मैं कर रहा हूं, पूरे सिस्टम की बात नहीं हो रही यहां पर, यानी कि रॉड और मैस, ये पूरा सिस्टम है, इसकी बात नहीं हो रही, खाली मैस की बात हो रही है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये क्या है? टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है बच्चों, अब चूंकि इसने सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू कर दिया है और इस मैस का जो मोशन है वो सर्कुलर है, लेकिन इस रॉड का जो मोशन है वो कौन सा मोशन है? वो रोटेशनल मोशन है, वो एंगुलर मोशन है। तो यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि ये फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रही है? टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। अगर ये फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है तो उस टॉर्क को कैलकुलेट भी किया जा सकता है। कैसे? बच्चों, इस इक्वेशन को हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन 1, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद आर। बोथ साइड्स को आप आर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आर क्या है? इस रॉड की लेंथ। और क्या है? इस रॉड की लेंथ। और दूसरे लफ्जों में आर क्या है? इस सर्कल का रेडियस। आर इस सर्कल का रेडियस भी है और आर इस रॉड की लेंथ भी है। इसे मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा RF इज इक्वल टू MAR। दोनों तरफ हमने R से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों, हमने इससे जो पहला हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है इसको एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। कैसे? A इज इक्वल टू R अल्फा। ठीक है बच्चों, अब A की वैल्यू यहां पुट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा M, और A की जगह क्या आ जाएगा? R अल्फा, और ये R पहले से मौजूद है तो ये बन जाएगा M R स्क्वायर और अल्फा, और इस तरफ हमारे पास क्या है? R और F। बच्चों, इससे पीछे हमने टॉर्क वाला अभी टॉपिक पढ़ा है। RF यानी कि रेडियस और फोर्स, इनका जो प्रोडक्ट है किसके बराबर होता है? टॉर्क के बराबर होता है। तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा? टॉर्क। सो हमारे पास क्या आ गया जी? टॉर्क इज इक्वल टू MR स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अभी हम बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं अभी आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं कि ये जो नई इक्वेशन हमारे पास आ गई है ना, इक्वेशन नंबर 2, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये है न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन। ये है न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन। क्लियर हो गया? लेकिन इस इक्वेशन को अभी हमने डिस्कस करना है कि इस इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे ही मैं लिख लेता हूं F इज इक्वल टू MA। इसके नीचे मैं लिख लेता हूं जी F इज इक्वल टू MA। ठीक है, और ये जो इक्वेशन अभी अभी आई है मेरे पास, ये क्या है? T इज इक्वल टू MR स्क्वायर अल्फा। अभी जरा सुने समझें। लीनियर मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है? A, और एंगुलर मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा। लो जी, ये तो बात हो गई क्लियर। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? फोर्स। वही काम, फोर्स वाला काम एंगुलर मोशन में कौन करता है? टॉर्क। ओके हो गया। उसके बाद है हमारे पास ये मैस क्या है। बच्चों, आपने इनर्शिया का लफ्ज सुना होगा। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो यहां ये आई बटन में इनर्शिया वाले टॉपिक का लिंक जो है वो शेयर हो रहा है, आप उसको क्लिक करके इनर्शिया को डिटेल से समझ सकते हैं। इनर्शिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने अंदर आने वाले चेंज को अपोज करती है। अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई जिस्म मूव कर रहा है
तो उसे मूव करने में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लीनियर मोशन में है। अगर कोई जिस्म स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसे मूव करवाना कितना आसान है, यह है उसका इनर्शिया। अगर उसे मूव करवाना आसान है तो उसका इनर्शिया कम है, अगर उसे मूव करवाना मुश्किल है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है। यह तो बात हो गई लीनियर मोशन में। बच्चों, एंगुलर मोशन में भी इनर्शिया हो सकता है, यस। तो वहां कैसा होगा? ऐसे ही होगा। अगर किसी जिस्म को रोटेट करवाना आसान है तो हम कहेंगे उसका जो इनर्शिया है वो कम है, और अगर उसको रोटेट करवाना मुश्किल है तो हम कहेंगे उसका इनर्शिया ज्यादा है। यही इनर्शिया अगर लीनियर मोशन में हो तो इसे कहते हैं सिंपली इनर्शिया, और यही इनर्शिया अगर एंगुलर मोशन में हो तो इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों, एंगुलर मोशन में हमारे पास क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। तो अभी मुझे लीनियर मोशन में क्या होता है? खाली इनर्शिया, और यही इनर्शिया अगर एंगुलर मोशन में चला जाए, रोटेशन में चला जाए, तो यही इनर्शिया क्या बन जाता है? यही इनर्शिया बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। इनर्शिया का रोल कौन प्ले करता है? लीनियर मोशन में इनर्शिया का रोल प्ले करता है मास, और एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल कौन प्ले करता है? एम आर स्क्वेयर। तो बच्चों, ये एम आर स्क्वेयर क्या हुआ? ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गया? अब इस इक्वेशन में टॉर्क इज इक्वल टू, ये जो एम आर स्क्वेयर है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? आई, और साथ में क्या आ गया? अल्फा। लो जनाब, अब लिख लें आप एफ इज इक्वल टू एम ए। ये दोनों इक्वेशंस आपके सामने हैं। ठीक है, ये देखें जी, न्यूटन सेकंड लॉ, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ, ये न्यूटन सेकंड लॉ फॉर लीनियर मोशन, और ये न्यूटन सेकंड लॉ फॉर एंगुलर मोशन या फॉर रोटेशन। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन ए, एंगुलर मोशन में एक्सेलरेशन अल्फा, लीनियर मोशन में फोर्स एफ, एंगुलर मोशन में यही काम टार्क, लीनियर मोशन में इनर्शिया का रोल मास, एंगुलर मोशन में इनर्शिया का रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज इक्वल टू आई, और आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज का हमारा जो लेक्चर था ये था टॉर्क और न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन पे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।